Good morning, Class 7 Science. Class 7 Science, Lesson 14, Electric Current and its Effect. Electric Current and its Effect Lesson 14 है और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने क्या कहते हैं क्लास 6 का इलेक्ट्रिक करंट करके एक टॉपिक है जिसको हमने आपको सेंड किया है और उसमें मैंने बोला था कि वो क्लास 6 और 7 दोनों क्लास के लिए कंपलसरी ये टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसमें से बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंपोनेंट ऑफ सर्किट्स से हमने बताया था। रफली आपको आज लिस्ट दे देंगे। सर्किट डायग्राम के बारे में हमने बता दिया है। एंड इसके बाद ये जो सभी चीज़ हैं, यानी कहने का मतलब ये 3 पॉइंट आपको उस टॉपिक में हमने आपको वीडियो सेंड किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसका पार्ट टू है और उसको आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था ये तो हम बताएंगे। हीटिंग एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ को तो बताया जाएगा आपको। लाइट मतलब कहने का मतलब कि जो करेंट किसके इफेक्ट जो होते हैं उसमें यहाँ पे बताया गया लेसन में कि हीट एनर्जी हमें मिलता है ड्यू टू द करेंट, और ड्यू टू करेंट हम उसका क्या क्या उसके प्रभाव से क्या क्या हमें हीट एनर्जी मिलता है, गर्मी मिलता है, लाइट मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है एंड साउंड एनर्जी मिलता है। इन सभी चीज़ों का और उसमें एग्जांपल हीट एनर्जी में आप दे सकते हैं हीटर, आयरन, गीज़र। लाइट में आप बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे। और मैकेनिकल एनर्जी में एग्जांपल ऑफ फैन आप ले सकते हैं, पंखा को। और साउंड एनर्जी में म्यूज़िक सिस्टम है, लाउड स्पीकर है, ईयरफोन है, ये सारे चीज़ इसके पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। इस सारे टॉपिक को बताया गया है, थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देते हैं कि आपको ये सर्किट के बारे में, इस टाइप का सर्किट के सेल के बारे में हमने बता दिया है, फ्लो ऑफ करेंट, और ये किस टाइप का डायग्राम है, कन्वेंशनल डायग्राम है, कन्वेंशनल सिंबल्स के बेस पे ये बना हुआ है। तो डायग्राम है, सर्किट है, ये सारी चीज़ आपको अब पिछले पार्ट में आप देखेंगे तो पता चलेगा। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आप टॉपिक को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को भी आप बना करके एक प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। और आगे हम देखते हैं तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है देखिए। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्विच क्लोज है, स्विच का सिंबल है ये, तो जैसे ही ये स्विच यहाँ पे सटा हुआ है, ये वाला पॉइंट दूसरे पॉइंट से सटा हुआ है तो स्विच क्लोज है। और यहाँ पे इस चीज़ को टच नहीं कराया गया है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में गैपिंग है, तो स्विच मतलब खुला हुआ है, यानी ऑन ओपन है, स्विच ओपन है। यानी स्विच ओपन का मतलब स्विच ऑफ है, ठीक है। और स्विच ऑन जैसे ही करेंगे तो स्विच क्लोज हो जाता है। यानी ऑफ का मतलब ओपन, क्लोज का मतलब ऑन का मतलब क्लोज, ठीक है। तो ये सर्किट को आप देख सकते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को भी आप पॉइंट को देख करके याद कीजिए किसे कहते हैं। और बैटरी के बारे में हमने बताया था, 2 और मोर देन 2 सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बैटरी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक बैटरी मिल करके आपको क्या कहते हैं, सेल्स मिल करके बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। और बैटरी 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं, ये सीरीज़ में है और ये पैरेलल में फॉर्म में। सीरीज़ में प्लस के बाद माइनस और माइनस में प्लस अटैच होता है, यानी प्लस माइनस हो गया, माइनस के बाद प्लस जो है माइनस के साथ अटैच है, और ये माइनस है तो ये फिर प्लस माइनस के साथ अटैच है, और इस तरह से ये पाथ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे फिर स्विच का सिंबल दिया हुआ है। मगर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में सारे पॉजिटिव टर्मिनल जो होते हैं बैटरी के यानी सेल के, ये सभी एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो एक वायर से कनेक्टेड होंगे और ये कनेक्टेड है। और नेगेटिव टर्मिनल है
एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेस है और एक कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन ऑफ ए सेल। तो इस टाइप से सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुछ होमवर्क में आपको देना चाहूँगा कि इस टाइप के एक सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें आपको सैम्बल्स के बारे में बताया जाएगा। इन सैम्बल का यूज करते हुए यह क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम को पूरा करें और सर्किट डायग्राम बनाए। कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम आपको बना करके भेजना होगा। ठीक है, और वहाँ पे कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम यानी किस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है इस चीज़ को भी आपको इंडिकेट करके भेजना होगा। और ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ ए सेल, इसका भी एक डायग्राम आपको बना करके देना होगा। कैसे बनेगा आपको पहले से बताया गया है, कुछ चीज़ आपको नहीं होगा तो मैं इसका आंसर दूंगा, मगर आपको ये होमवर्क है। आगे देखते हैं, स्विच हमने बता दिया ओपन और क्लोज के बारे में। कंडक्टिंग वायर क्या होता है? वाई नॉर्मल वायर जो तार को करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर के और इंसुलेटर के बारे में मैंने पिछले क्लास 6 के जो बुक था जिसको मैंने आपको वीडियो भेजा था और जो मैंने कहा था उसमें आपके लायक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें हमने आपको बता दिया कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर कंडक्टर क्या होते हैं। तो वो ऐसे वायर जो इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं, उसे कंडक्टिंग वायर कर सकते हैं। बल्ब के बारे में भी आपको कुछ बताया गया था, बल्ब के अंदर के डायग्राम के भी बारे में, इसमें भी आपको कुछ जानना है और हमने आपको इस चीज़ के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सर्किट डायग्राम हमने बोला था बताने के लिए, तो सर्किट डायग्राम यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप समझेंगे और यहाँ पे ड्रॉ सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ सैम्बल्स। तो सैम्बल्स यहाँ पे है, इस सैम्बल्स को आप चार्ट बना करके याद कर लीजिएगा। ये सेल के लिए है का एक डायग्राम है, माइनस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। और बैटरी में दो बैटरी, एक बैटरी दो बैटरी का यहाँ दिखाएगा, 3 बैटरी का भी हो सकता है, 4, 10 बैटरी, 20 बैटरी का भी बन सकता है। सेल का मिलकर के बैटरी बन सकता है। तो 2 सेल्स यहाँ दिखाया गया, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्टिविटी है। और जैसे यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो उस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव भी किया जा सकता था। इसको आपको समझना है, आपको बता दिया गया है कैसे कनेक्शन पिछले पार्ट में। ठीक है, कंडक्टिंग वायर सिंपल, उसका लाइन, इसका सैम्बल्स को आपको याद करना होगा। सिंपल लाइन होता है। स्विच ओपन स्विच का देखा आपको हम समझाए थे अभी तुरंत, हम इस तरह के स्विच होंगे तो ये सैम्बल्स हैं। जैसे आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के सैम्बल्स होते हैं। या फिर मैप में भी हमने आपको पिछले क्लास 6 में ज्योग्राफी में कुछ सैम्बल्स के बारे में बताया था कि वेल होगा तो क्या होगा, रिवर्स का क्या सैम्बल्स होते हैं, रेलवे ट्रैक होंगे तो क्या सैम्बल्स होंगे, पोस्ट ऑफिस हो या पुलिस स्टेशन का क्या सैम्बल होता है। उसी तरह ये सैम्बल्स हैं जो इलेक्ट्रिक में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो क्लोज स्विच के बारे में और बल्ब के का ये सैम्बल है। तो इसका यूज़ करके आपको सर्किट डायग्राम जो हमने होमवर्क दिया है, स्विच, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल के बाद से रिलेटेड आपको 2 सर्किट डायग्राम बना के भेजना है। अब आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम अब चलते हैं अपने नोट्स पर। ठीक है, इस टॉपिक को आपको ये भी याद करना होगा, ये होमवर्क है, इस चीज़ को ध्यान से आपको करना होगा। तो हीटिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम इस अपने आते हैं बुक्स में, तो थोड़ा सा इस देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीट का क्या प्रभाव होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस हीट, करंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है हीट। कैसे, उसको हम जज कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि करंट के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बल्ब लें और बल्ब को ऑन करें और ऑन करने के बाद उसको नज़दीक उसके पास जाने का कोशिश करें कि थोड़ा सा नज़दीक जाके देखें कि क्या वह बॉल के समीप जाते हैं। टच नहीं करना है बॉल, आपका सेफ्टी कंपलसरी है, बॉल को टच कीजिएगा हाथ जल सकता है, तो उसके नज़दीक बस जाना है, आपको हल्का सा नज़दीक जाना है
टच बिना किए हुए, और टच बिना किए हुए आप जैसे ही उसके समीप पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पे गर्माहट या हीट का एहसास होगा। तो वहाँ पे एहसास होगा कि हाँ, ये ड्यू टू करेंट, फ्लो ऑफ करेंट थ्रू बल्ब के जो सर्किट में उसको करंट का फ्लो होने के चलते यहाँ पे गर्म का एहसास आपको हो रहा है नहीं, ठीक है। मगर जैसे ही आप स्विच ऑफ यानी जो जला हुआ बल्ब नहीं है उस ऑफ बल्ब मतलब बंद बल्ब के पास आप हाथ रखते हैं बिना छुए ही, दूर से ही देखिए, छू भी सकते, कोई अब दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफ बल्ब है, बंद किया हुआ बल्ब है, तो उसे छूते हैं तो भी उसमें गर्मी का एहसास हमें नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डू वी एक्सपीरियंस हीटिंग इफेक्ट, वेयर डू वी एक्सपीरियंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हम कहाँ किस जगह पे हम हीटिंग इफेक्ट को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन का डायग्राम बनाया हुआ है, और ये आयरन जो है जो इस्त्री करते हैं, जो प्रेस करने के लिए, कपड़े को आयरन करने के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर एक प्लेट होता है और ये नाइक्रोम का बना होता है। बना किस चीज़ का होता है? नाइक्रोम। और यह नाइक्रोम जैसे बॉल में एक एलिमेंट होता है टंगस्टन, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है, जल्दी वो मेल्ट नहीं करता है। उसी तरह एक नाइक्रोम भी एक एलिमेंट्स है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ही मेल्ट होता है और जल्दी वो ख़राब नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है। तो ये टंगस्टन है, नाइक्रोम से बना हुआ होता है, और ये गर्म होता है, और ये नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज, और ये जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। तो ये जो करंट रहता है, यह कह सकते हैं इसके थ्रू जब करंट पास करता है तो नाइक्रोम हीट होकर के गर्म होता है, और उसके कारण से हम आसानी से आयरन को, कपड़े को आयरन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, गीज़र। हीटिंग एलिमेंट्स इसके अंदर भी रहता है। गीज़र आपने घर में बाथरूम में देखा होगा, जिसमें आप पानी गर्म करने के लिए जैसे ही आप करंट उसमें पास करते हैं, लाइन ऑन करते हैं, तो पानी उसमें पास गर्म होना चालू हो जाता है। 10-15 मिनट के बाद उसमें पानी निकलता है, गर्म पानी। तो उसमें भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिस कारण से वो कार्य करता है। आगे देखते हैं, हेयर ड्रायर। नाव के सैलून्स में अगर जाते हैं, नाव की दुकान पे, सैलून में, तो वहाँ पे नाई जो होता है, क्या करते हैं, वो बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का यूज़ करता है, और उसमें भी एक एलिमेंट्स होता है, वो एलिमेंट्स का नाम है नाइक्रोम। जो आपका यहाँ पे भी नाइक्रोम था और यहाँ भी नाइक्रोम आप देख रहे हैं, तो ये भी नाइक्रोम उसके अंदर होने के चलते यह जो भी इससे अंदर ब्लो करता है, एयर जो ब्लो करता है, तो उसके चलते यहाँ पे गर्माहट का एहसास होता है, गर्म हवाएं निकलती हैं। दूसरा ये रड है, आप इसको समझ सकते हैं, वो रड जो आपका जो पानी गर्म करने के लिए हीटर या फिर रड जो आता है, वह रड का डायग्राम बनाया हुआ है, और यह पानी गर्म करने के लिए ये मेटल्स का ही बना होता है, और इसको आप ठंड के समय पानी गर्म करने, नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स से ही बने होते हैं। और रूम हीटर की बात आता है, आप अगर ठंड के समय आप रूम हीटर का भी यूज़ करते हैं, देख सकते हैं इस तरह से रूम हीटर हो सकता है आपका, तो आप इस रूम हीटर का भी यूज़ किया जाता है। और इसमें भी आप देखेंगे तो कॉइल एक होता है अंदर, जो ये रेड वाला जो है ये कॉइल होता है, और इसके अंदर इसके द्वारा हीट करंट जैसे ही पास करता है तो गर्माहट एहसास देता है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल थे, या फिर एक एग्जाम्पल है टोस्टर का। टोस्टर जो ब्रेड टोस्ट करने के लिए, बेक करने के लिए यूज़ होता है। तो बहुत सारे चीज़ है, जो ओवन है, बहुत सारा चीज़ है जो गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, ये तो समझ गए कि ऐसे कुछ भी एप्लीकेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम अनुभव कर सकते हैं गर्माहट को, ठीक है। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ देखते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या 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 कारण हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ हो सकते हैं जिस कारण से हमें हीट का इफेक्ट होता है, हीट करंट के द्वारा हीट पे इफेक्ट, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कारण
करंट पास करने के बाद उसके कैसा स्ट्रक्चर हो, कैसा बनावट हो कि वहाँ पे उस एलिमेंट से पास करने के बाद हीट प्रोड्यूस हो या उसका हीट का प्रभाव हम पे हो। तो आखिर क्या क्या उसका होगा देखते हैं इसमें। प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मटेरियल। प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी हीट का प्रोडक्शन तब होगा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मटेरियल। कब होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। कब हीट का प्रोडक्शन होगा, कब हीट उत्पन्न होगा, गर्माहट कब उत्पन्न होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा उस किसी भी मटेरियल में तो हीट का तो सोचना भी गलत है। अगर हीट प्रोड्यूस होने का कोई बात ही नहीं होता है कि वहाँ पे हीट का हम देख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सभी चीज़ हैं और आगे देखते हैं इस टॉपिक में। तो टॉपिक में देखते हैं तो आप देख सकते हैं फैक्टर जब कहने का मतलब कि जब करंट पास करता है वायर से तो हमें हीट का एहसास होगा। ये तो क्लियर हो चुका है। और फैक्टर डिटरमाइनिंग द हीट प्रोड्यूसिंग बाय करंट, और क्या 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 फैक्टर होगा जो हीट प्रोड्यूस करने में क्या कहते हैं कारण हो सकता है, जो उसके बारे में समझेंगे। क्या क्या? जैसे मटेरियल ऑफ द वायर, किस तरह का इस वायर का मटेरियल। ठीक है, वायर के द्वारा करंट पास करेगा तो ठीक है हीट प्रोड्यूस होगा, मगर उसका वायर का मटेरियल किस प्रकार का है ये भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, कैसी है, अच्छी है उसकी, यानी रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधक क्षमताएं या फिर जो भी चीज़ है उस वायर की कैसी है, इस पर भी मैटर करता है कि वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आते हैं लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इन सारी चीज़ों को भी प्रभाव पड़ता है कि क्या कहते हैं करंट पास करने के बाद भी वायर से हीट कितना प्रोड्यूस होगा, कितने समय में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। थिकनेस ऑफ द वायर, और वायर की थिकनेस, जैसे इस पेंसिल की मोटापा है उसी तरह किसी की मोटापा ये हो सकता है, पतला मोटा, उंगली की मोटापा कुछ और है, पेंसिल से थोड़ा मोटा है, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मोटापा हो सकता है। तो थिकनेस ऑफ द वायर भी मैटर करता है। अब एक रूल्स है, जुल्स लॉ है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, तो इसमें जुल्स लॉ ऑफ फिटिंग्स है का कारण क्या, उसका फार्मूला है हीट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई क्या है? आई इज अ करेंट, आर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, एंड टी इज अ टाइम ऑफ करंट फ्लो। और टी क्या है? टाइम ऑफ करंट फ्लो। ये फार्मूला के बेस पे हम हीट को मेजरमेंट कर सकते हैं कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है आपको विशेष, आप याद कर ले तो अच्छा है। मैं आगे की कक्षाओं में आपको इसको, यानी आगे की क्लासों में आपको इस चीज़ को पढ़ना होगा। ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमने यहाँ बोला कि जो लेंथ के कारण, लेंथ का जो है रेजिस्टेंस का, जितनी लंबी तार होगी उतनी प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती जाएगी, यानी रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे। और मटेरियल ऑफ ए वायर, तो मटेरियल ऑफ ए वायर यहाँ पे हमने बोला था, मटेरियल ऑफ ए वायर मतलब डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर, तो इसका भी प्रभाव आपके इस पे पड़ेगा। तो इतना डीप आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ आपको बता देते हैं कि रेजिस्टेंस का प्रभाव पड़ेगा लेंथ, तार की लंबाई और चौड़ाई बढ़ने पे। ठीक है। रेजिस्टेंस का प्रभाव आर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ द वायर का यहाँ दिया हुआ ए, यहाँ पे मोटापा की बात दिया है तो ए दिया हुआ है। तो थिकनेस ऑफ द वायर जितना होगा उस बेस पे जितना मोटापा होगा उतनी अच्छी करंट फ्लो करेगा या क्या होगा, इन सभी चीज़ों को आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। मगर हाँ, इन सभी चीज़ों, मोटापा, लंबाई, चौड़ाई जो भी है, इसका प्रभाव रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में, प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ती है, घटती है, और जिस कारण से गर्माहट
कम बेसी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करेंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, तो कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स होंगे जो जिसका हीट होने के चलते प्रभाव पड़ेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के कारण जो हीट प्रभाव इफेक्ट होगा उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ के बारे में देख सकते हैं। फ्यूज़ इस तरह का होता है और इसमें एक पतला वायर भी आप देख रहे होंगे, तो दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पतला सा वायर है, ये जो वायर है, तो ये वायर जो है आप देख रहे होंगे, तो ये वायर दिख रहा होगा, तो ये फ्यूज़ है। और इस तरह के और भी बहुत तरह के फ्यूज़ होते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। ये भी एक तरह का फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ के बारे में हम भी समझ सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक पतला सा तार गया हुआ है अंदर से, अंदर या बुक आपके पास होगा या फिर PDF फाइल इसका भेजेंगे तो देख पाइएगा, इसमें एक पतला तार गया है। तो इसका क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है हीट का। तो हीट का प्रभाव के कारण इसमें इट प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। और ये फ्यूज़ का कार्य है कि वो एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट जैसे ही होगा तो ड्यू टू द हीट, ये दिस वायर जो वायर जो था, जो तार पतला गया हुआ था, वह मेल्ट हो जाएगा और जो सर्किट को ब्रेक कर देगा और जो पाथ जो था करंट का पास करने का उसे तोड़ देगा। यानी वहाँ पे सर्किट ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा और वहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। कंप्लीट सर्किट नहीं हो पाएगा, सब पूरा पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूरा रास्ता कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो प्रिवेंट्स एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। और अधिक करंट फ्लो होगा तब, ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं, अगर अधिक करंट फ्लो होगा तब कुछ ये वायर गर्म होंगे और गर्म होने से पहले पतला तार होने के कारण ये जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। और ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इस फ्यूज़ को सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। रेटेड एज 1A 2A 3A 5A एंड 10A। 10A इज इक्वल टू एम्पियर। ए क्या है, एम्पियर है। तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो एक यूनिट्स है, तो ये एम्पियर एक यूनिट है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई के बेस पे इसकी एम्पियर को गणना किया जाता है। तो इसकी एम्पियर के बेस पे इसको क्लियर किया जाता है कि ये फ्यूज़ का कि इसकी कितना प्रतिरोधक क्षमता और कितने समय तक ये रुक सकता है या फिर ये कितने देर तक बाद मेल्ट करेगा, इन सारी चीज़ पे डिपेंड करता है फ्यूज़ का भी। तो फ्यूज़ भी मेल्ट होकर के टूट जाता है ड्यू टू हीट। ठीक है, और व्हेन फ्यूज़ विल मेल्ट और व्हेन फ्यूज़ विल हिट व्हेन करंट पास थ्रू द सर्किट। ओके, आगे देखते हैं एप्लीकेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, एप्लीकेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कोई ऐसा एप्लीकेंट जो हीटिंग इफेक्ट जिसका हो उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक है MCB। ठीक है, तो MCB की बात आती है तो MCB आप अपने घरों में इस तरह का देखे होंगे। आपके घर में जहाँ पे सर्किट बोर्ड होगा आप देख सकते हैं, मोबाइल में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के MCB होते हैं जिनका यूज़ किस प्रकार होगा हम आगे बताते हैं, किस इसका यूज़ क्या होता है। आपको ऐसे घर में अगर नॉर्मल काम करते हैं पापा मम्मी को, भैया को, या फिर शायद आपको भी कुछ पता हो, ये ऐसा चीज़ होता है उसमें जस्ट लाइक ए फ्यूज़, ये फ्यूज़ की तरह ही कार्य करता है। फ्यूज़ में क्या होता है, जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो वह उसका जो वायर है मेल्ट होकर के ब्रेक डाउन हो जाता है। मगर यह MCB जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो वो ट्रिप कर जाता है, यानी इसका जो ये जो ऊपर वाला जो ये चीज़ ऊपर है वह ये जो ऊपर है ब्लू, यहाँ पे ब्लैक वाले में आप देखेंगे नीचे है, तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ये नीचे है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा ये नीचे है और कहीं पे ये ऊपर है। तो ये सारे चीज़ ट्रिप कर जाना यानी नीचे गिर जाना, नीचे गिर जाता है। तो कैसे, मैनेचर सर्किट बोर्ड, इसे मैनेचर MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट बोर्ड ब्रेकर्स।
मैनेजर सर्किट ब्रेकर्स इसे कहते हैं, मैनेजर सर्किट ब्रेकर करते हैं आई यूज टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो इन लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट। और लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट पास मतलब लो वोल्टेज जब पास करता था इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो ये एमसीबी उसे प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो, और उसका जब एक्सेसिव वोल्टेज लो वोल्टेज में एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो उसे ब्रेक डाउन करता है, रोक देता है। कैसे? मोर कॉमनली यूज देन फ्यूज़, और यह मेनली यूज होता है फ्यूज़ की तरह। जैसे हम घर में आपको हमने दिखाया था एक फ्यूज़ की तरह जैसे यूज़ होता है ही यूज किया जाता है इसे, ठीक है। तो ये मोर कॉमनली यूज देन फ्यूज़, और ये फ्यूज़ की तरह ही एमसीबी का उपयोग होता है। आगे देखते हैं ऑटो टर्न ऑफ ड्यूरिंग फॉल्टिंग कंडीशन। और ऑटो टर्न ऑफ ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन। हमने बताया था कि ऑटोमेटिक फ्यूज़ में क्या होता है, ऑटो हीट होता, हीट होने के कारण ऑटो मेल्ट हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है, ऑटो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है वायर का कनेक्टिविटी मेल्ट हो जाने के। तो उसी तरह यहाँ पे ऑटो ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन, कोई भी फॉल्ट होगा तो। और यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या होता है, इजी टू रिस्टोर। इसमें बेनिफिट है कि इसे हम नॉर्मल फ्यूज़ जो हम होता है थोड़ा सा वो डेंजर टाइप का हो जाता है अगर इसको हमें, या फिर इससे बड़ा वाला फ्यूज़ को हम यूज़ करते हैं तो बच्चे या फिर क्या कहते हैं बुजुर्ग या फिर लेडीज़ इसे यूज़ करने में डरती हैं, इसे तार बंद लगाना, या फिर जो भी उनको थोड़ा नॉलेज नहीं है तो। मगर ये फ्रेंडली होता है और इसे आसानी से जैसे स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, घर के वॉल को पंखे के लिए ऑन करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं, उसी प्रकार इसे ईजिली रिस्टोर, यानी ऊपर कर देने से ये चालू हो जाता है तो ईजिली रिस्टोर हो जाता है। सेफ टू हैंडल, और आसानी से सेफली हैंडल कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, जो भी सभी कर सके। इजी टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट जोन, और अगर आपके हर एक जोन में अलग अलग फ्यूज़ एक ही जगह से सर्किट बोर्ड में लगा हुआ है और एक ही जगह कोई फ्यूज़ ट्रिप कर जाता है और 2 4 5 फ्यूज़ अगर सही है तो पता चल सकता है किस सेक्शन में किस रूम का ये फॉल्ट है। मगर फ्यूज़ में एक जगह नहीं, वो सारे जोन को कट आउट कर देगा और प्रॉब्लम आता है। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को जानने से पहले हम यानी मैग्नेट का प्रभाव के और ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, तो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके जानने से पहले हम जानना होगा हमें मैग्नेट मतलब चुंबक होता है। चुंबक आमतौर पे आप सभी देखते हैं और उसको आप देखते होंगे कि वो किसी भी आयरन या फिर लोहे की चीज़ को अपने तरफ, पिन को या फिर किसी चीज़ को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, कैसे है, इन सारे चीज़ को थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको इसको स्क्रीन शॉट ले करके या अपनी स्क्रीन शॉट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इसका पिक्चर लेकर स्नैप लेकर के PDF फाइल इसका भेज देंगे नोट्स का, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैग्नेट का होगा, ए मैग्नेट इज ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इज ए मटेरियल, एक मटेरियल है और ऑब्जेक्ट है दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, वह क्षेत्र जहाँ तक उस मैग्नेट की क्षमता होती है किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींच सके, किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींच सके, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल। यह मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल होता है, जिसे देख नहीं सकते हैं आप, मगर होता है। जैसे चुंबक को यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ से किसी पिन को अपने तरफ खींच लेता है, तो क्या उसकी चुंबकीय शक्ति या कहाँ तक उसकी क्षेत्र है उसको देख सकते हैं? नहीं, मगर उसे ये इनविजिबल है, दिख नहीं सकता। बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अटैक करने के लिए, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं, फोर्स दैट पुल और अदर मटेरियल्स सच एज आयरन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स। तो इन सारे चीज़ को, जो भी आयरन्स के मटेरियल हैं या फिर जो भी हैं, जो फोर्स जिसके द्वारा हम अटैक कर पाता है,
ये सारे चीज़ मैग्नेट के एग्जाम्पल हुए। जो मैग्नेट जो किसी चीज़ को खींच सके, अपने क्षेत्र की तरफ खींच सके, वो मैग्नेटिक क्षेत्र हुआ जहाँ तक वो खींच सकता है। और मैग्नेट का एक डेफिनेशन हमने आपको भी तुरंत बताया। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी जो है और मैग्नेटिज्म आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, मतलब एक दूसरों को बहुत ही नज़दीक उनका संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई उनमें दूरियां नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है। मान लीजिए साउथ और नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के पास यहाँ पे कुछ पिन रखे हुए हैं, पिन या पिन रखे हुए हैं, और जैसे ही उसके नज़दीक इस मैग्नेट को ले गया तो ये अपने तरफ इन सारे पिन को खींचना और अपने तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर दिया, जिसके बहुत सारे पिन इसकी तरफ आना चालू कर दिए, सटना चालू कर दिए। तो ये तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। आगे यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे करंट का फ्लो होता है जिससे ये वेव होता है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे करंट, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हों और ऊपर से जो वायर जाती है जिससे ट्रेन चलते हैं, उसमें बहुत सारे कभी कभी चिड़िया बैठे रहते हैं, मगर कुछ कभी ऐसा भी होता है जब उसमें चिड़िया सट करके मर भी जाते हैं। तो कारण है कि उसका जो क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र होता है, वो अट्रैक्ट करता है और उस कारण से चिड़िया वहाँ पे सट करके मर जाते हैं। आगे इसको देखेंगे बेहतर तरीके से। एक साइंटिस्ट हैं ऑस्टेड, एक साइंटिस्ट का नाम है ऑस्टेड। ऑस्टेड ऑब्जर्व द इंटर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ऑस्टेड ने फर्स्ट टाइम उन्हें ऑब्जर्व किया, एहसास किया, उसको ऑब्जर्व किया द इंटर रिलेशन, दोनों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे इसको आगे लोगों को बताया और कैसे उससे एहसास किया, ऑब्जर्व कैसे किया या ग्रहण किया, इसके बारे में बताते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास होता क्या है? वैसा कंपास एंड एक इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग डायरेक्शन। यह एक कंपास है जिसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। आप डायरेक्शन समझ सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यह फर्स्ट डायरेक्शन बताने वाला यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अंदर ही ये जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट यहाँ पे दिखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये जो ब्लू कलर से हमने पेन से बनाया हुआ है, यह जो है निडल है। और ये निडल होता किस चीज़ का है? होता है ये मैग्नेट का, यानी चुंबक का बना होता है। ये जो निडल होता है चुंबक का होता है, और ये चुंबक का होने के कारण इसमें जैसे ही ये निडल, और जैसे ही इसके नज़दीक हम मैग्नेट को लेकर के जाते हैं, नॉर्थ हो या साउथ हो या जो भी है, उसी भी साइड का मैग्नेट को हम इसके पास लेकर के जाते हैं, तो यह इसमें के निडल को जो सीधा ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको अपने तरफ खींचना चालू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ दिखता है कि यह और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये मैग्नेट जो है दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट, यानी मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रमाणित होता है कि ये यहाँ पे उसने रिसर्च में दिखाया कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट के बगल में इसको रखते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिसपे वो देखें कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद उनका क्या था, क्षेत्र की बात आती है, तो कहाँ तक कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर जैसे कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की भी बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी भी एक सीमाएं हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास एक पेंसिल, ये नहीं मान के चलिए मैग्नेट है, चुंबक है, और इस चुंबक को
इसकी क्षमता कहाँ तक हो सकती है। यहाँ पे अगर नज़दीक हम कोई छोटे छोटे पिन अगर रख देते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नेट है, इसके पास बगल में पिन रखते हैं, तो ये अपने तरफ खींचना चालू कर देता है और ये सारे पिन इसके तरफ जाना चालू और सटना चालू करते हैं। मगर यही पिन हम किसी दूसरे रूम में, किसी तीसरे रूम में, किसी चौथे रूम में जाके रख देते हैं, तो क्या वो पिन फिर उड़ करके यहाँ पे आके सट जाएंगे? नहीं, इनका एक क्षेत्र है जहाँ तक ये चुंबक उस चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपने तरफ खींच सकता है। तो उसकी एक क्षेत्र होती है, उसे हम फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसका दिया डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन अराउंड अ मैग्नेट, region around the magnet in which the magnetic fields can be experienced। तो वैसा क्षेत्र, वैसा वहाँ तक का क्षेत्र जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव किया जा सके, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी दिया है, इसका क्षेत्र के हल्का सा डायग्राम दिखाया है, उसको समझ सकते हैं। ये फिर डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का। आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अनुभव एक और चीज़ किया कि जैसे ही उस कंपास को, जो मैग्नेटिक कंपास था, उस कंपास को हम यानी मैग्नेट जो था कंपास को अपने तरफ अट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हमने प्रमाणित किया उसने, तो अब उस कंपास को ही लेकर के जाते हैं, उस ये जो सर्किट डायग्राम है उस डायग्राम के पास लेकर के जाते हैं, और उस डायग्राम के पास लेके जाते हैं तो ये जो करंट जो फ्लो हो रहा था, तो यह जो है इसका जो नीडल है जो सीधा था यहाँ पे, वह हल्का सा बैंड हो जाता है इस साइड में, इधर दूसरे साइड में हो जाता है, यानी इस साइड में हो जाता है। ठीक है, और ये जैसे इस करंट का फ्लो जब यहाँ से इस तरह से डायरेक्शन में था तब, ठीक है, तो इस तरह के करंट के फ्लो में इसका क्या होता है, ये डायरेक्शन हल्का सा बैंड हो जाता है, जो आप देख सकते हैं इधर हो गया इस नीडल का, तो शो डिफ्लेक्शन, इस कारण से डिफ्लेक्शन शो करती है। यानी ऐसा कोई फोर्स है जो इस वायर के आसपास फिर उस कंपास को रखने के बाद ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कुछ तो फोर्स है, यानी कुछ तो क्षेत्र है जो फील्ड है जिस कारण से ये प्रभाव पड़ रहा है। तो इस बेस पे वो ऑस्टेड जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो प्रमाणित करते हैं कि हाँ, इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का भी जो वायर के थ्रू पास करता उसका भी एक मैग्नेटिक क्षेत्र है, फील्ड है उसको भी। और यही नहीं, इस चीज़ का अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन जैसे ही इसका चेंज होता है तो ये जो निडल इधर जो जा रहा था उसका निडल इधर हो जाता है। तो ये सारे चीज़ को दिखाते हुए वो प्रमाणित करते हैं कि नहीं, हाँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, और इस चीज़ को उन्होंने प्रमाणित किया। और आपका दिखाइए, यहाँ पे भी दिखा है पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो भी करंट पास हो रहा है, तो जो भी तार है, यहाँ पे जो भी तार है उसके चारों तरफ जो भी थोड़ा कम या ज़्यादा, जितना मान लीजिए तार है तो इसके इतना कम से कम इतना चारों तरफ मोटा मोटी कम बेसी जो भी अंदाजा, उसकी एक क्षेत्र होती है जो दूसरे चीज़ों को अपने तरफ खींच सकती है। जैसे आप कहते हैं कि 4000 वाट या फिर कितने वाट जो अधिक पावरफुल वायर होते हैं उसके समीप जाने के बाद वो दूर से ही दूसरे को खींच लेता है, और वहाँ पे डेंजर होता है, दूर से ही लिखा जाता है कि उसके समीप ना जाए, ट्रांसफार्मर के पास या फिर जो भी चीज़ है। तो आखिर क्यों? क्योंकि वो दूर से ही किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है अपने मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे, और मैग्नेटिक फोर्स के बेस पे वो किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्रैक्टेड व्हेन करंट पास थ्रू द वायर। इस चीज़ को हमने बता दिया। मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होते हैं व्हेन करंट पास थ्रू द वायर। द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। जो वायर जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करके एक दूसरे से इधर उधर जाता है, वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। डिफ्लेक्शन रिवर्स एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। तो हमने बताया था यहाँ पे कि
डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है, ये जो ये निडल इधर के बदले अब इधर झुकाओ, क्योंकि उसका करंट का बहाव अगर हम बदल देते हैं तो रिवर्स हो जाता है। तो ये तो चीज़ एक्सपेरिमेंट में ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में बताया, और इनका कंक्लूजन क्या निकला, उस एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन क्या निकला ये बताते हैं वो। ए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। वायर जो कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट को, जो तार कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट को, वो बिहेव करता है कैसा, मैग्नेट की तरह। आगे देखते हैं, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हमने पहले बताया, तो जो मूविंग चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन, और उसके क्षेत्र के चारों तरफ, हमने यहाँ पे इस डायग्राम में भी बताया, उसके चारों तरफ, उस तार के चारों तरफ वो एक क्षेत्र सराउंडिंग प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे देखते हैं, मैग्नेट इन विच इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेट इन विच इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिस करंट फ्लो होने के चलते इलेक्ट्रिक करंट, वह मैग्नेट जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। ठीक है, मोर फिजिबिलिटी इन कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए चुंबक है और कोई चीज़ इसमें सट जाता है, निडल है या फिर कोई पिन है, इसमें सट जाता है, तो इसको हटाने के लिए कितना भी इसको तेज झाड़ते रहें या फिर झंझोड़ते रहें तो उसमें से पिन नहीं निकलेगा, जब तक आप उसको हाथ से जाकर के हटाएं ना। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है जो चुंबक में है, मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा, जो करंट के द्वारा जो चुंबक बनाया जाता है, मैग्नेट बनाया जाता है, उसमें इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ से बेनिफिट मिला, हम साइंटिस्ट को बेनिफिट मिला। क्या, तो करंट ऑन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन। जैसे ही इस, मान लीजिए यहाँ पे एक कॉपर करें, ये क्या कहते हैं, आयरन रड है, पेंसिल से जो बना हुआ आयरन रड है यहाँ पे, और एक कोर है, और इसमें मान लीजिए ये आयरन है, और इसको चारों तरफ कॉपर से चारों तरफ इसको हम बैंड कर देते हैं, चारों तरफ इसको बैंड करके इस तरह से बांध देते हैं। और बांधने के बाद, इस तरह से तैयार होने के बाद, इस एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव में करंट पास कराते हैं तो एक मैग्नेट, यह जो फील्ड जो यहाँ पे बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और चुंबकीय शक्ति यहाँ पे उत्पन्न होगा। मगर जब तक ये करंट है, जब तक एक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तब तक इसमें करंट, चुंबकीय शक्ति है। जैसे ही इसमें इसको करंट ऑफ हो जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो पाएगा। तो कोई भी चीज़ इसमें सटा हुआ जो भी चीज़ होगा वो फिर छूट जाएगा। फिर करंट ऑन होगा तो इसमें फिर सट जाएगा, और जैसे ही ऑफ होगा तो ये छूट जाएगा। तो करंट ऑन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन, करंट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। ओके, आगे देखते हैं, वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम कहाँ, किस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी करंट के द्वारा बना हुआ मैग्नेट हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्रेन्स के में, बड़े बड़े क्रेन, जैसे बड़े बड़े आयरन्स के, बहुत बड़े फैक्ट्री में आयरन को बहुत बड़े बड़े होते हैं चट्टान की तरह, उसे उठाने के लिए। तो अगर वो उठा के जा रहा है, चुंबक में सहूलियत है, उस तुरंत हल्का पकड़ा, वो तुरंत उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जैसे ही उसको टच होते ही टच होने के बाद उसे करंट को ऑन कर दिया जाता है। करंट ऑन हो जाने के चलते वह जो चट्टान था आयरन का, वो सड़ जाता है, और जहाँ भी उसको लेकर के जाना हो, यहाँ से यहाँ लेकर के जितना दूर भी ले जाना हो, और जाकर के रखते हैं, तो उसको छोड़ाने के लिए अब क्या, किसी और लेबर को बुलाएंगे, किसी और को नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं, स्विच ऑफ कर देंगे, करंट ऑफ कर देंगे, तो वो ऑटो वो उससे जो क्रेन्स है और उसके बीच में गैपिंग बन जाएगा और वो छूट जाएगा, और वो फिर से कार्य फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर यहाँ रखेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, मगर ये नॉर्मल मैग्नेट्स की मदद से नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से ये आसानी से हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हार्ड डिस्क होता है, आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है,
उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है। लाउड स्पीकर है, उसमें भी मैग्नेट भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। मोटर्स में भी होता है। एमआरआई मशीन जो डॉक्टर्स के अंदर जो यूज़ करते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक बिल के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम इस लेसन में। इलेक्ट्रिक बिल में होता है। इंडक्शन हीटर जो आता है, इंडक्शन चूल्हा भी जो आ रहा है आपके घर में, हमारे घर में, सभी के घर में इंडक्शन चूल्हा जो आता है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, हमारा मेन टॉपिक है। इस डायग्राम को आपको समझना अच्छी तरह से होगा और समझिए, और हो सकता है इस डायग्राम एग्ज़ाम में भी आएगा, आपका इम्पोर्टेंट विशेष पार्ट है। इलेक्ट्रिक बिल कंस्ट्रक्शन को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बिल कंस्ट्रक्शन को समझने, ठीक है, अगले पार्ट में हम आपको बताते हैं। थैंक यू।